ओके, एज आई वाज सेइंग कि जो गुप्ता पीरियड हुआ करता था हमारा, तो उसके बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया था कि गुप्ता पीरियड क्या था, कैसे था, कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर हुआ करती थी। ठीक है, इनका हमने पॉलिटिकल सेटअप पढ़ा। पॉलिटिकल सेटअप में हमने यहाँ पर अलग अलग किंग्स के बारे में जाना। कौन कौन से किंग्स के नाम हमने यहाँ पर देखे थे? पहला कौन था? श्रीगुप्ता। उसके बाद सेकंड चंद्रगुप्त नहीं, घटोत्कच। ठीक है, थर्ड कौन था? चंद्रगुप्त फर्स्ट। ठीक है, उन्हीं को माना जाता है एज अ रियल फाउंडर। क्यों माना जाता है चंद्रगुप्त वन को एज अ रियल फाउंडर? क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहली बार कौन सा टाइटल मिला उन्हें? महाराजा धीराज। ठीक है, उससे पहले वालों को क्या था? क्या टाइटल था उससे पहले वालों को? यस, महाराजा कहा जाता था। चंद्रगुप्त वन जो थे, मतलब जो थर्ड रूलर थे, ठीक है, चंद्रगुप्ता, यहाँ से इनको टाइटल मिला है महाराजा धीराज। ठीक है, तो ये महाराजा धीराज का टाइटल जो है वो चंद्रगुप्त वन को मिला यहाँ पर। क्लियर हुआ? उसके बाद आ जाते हैं आप चंद्रगुप्त वन के बाद आ जाते हैं आपका कौन आता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, समुद्रगुप्ता। ठीक है, समुद्रगुप्ता के बारे में हमने पढ़ा था यहाँ पे। समुद्रगुप्ता को क्या क्या टाइटल मिले थे? एक तो वही था महाराजा धीराज, तो उन्हें मिला ही था। उसके साथ साथ इन्होंने क्या क्या किया था? समुद्रगुप्ता के टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट था आपका इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रयाग प्रशस्ति भी बोलते हैं। किसने लिखा था प्रयाग प्रशस्ति के बारे में? हरिसेन ने लिखा था। वेरी गुड। ठीक है, तो हरिसेन। ओके, हाँ, ये मेरे को बताओगे कोई कि जो मेरुली आयरन पिलर था वो किसके टाइम पीरियड में था? क्या वो चंद्रगुप्त वन था, समुद्रगुप्त था, या चंद्रगुप्त टू था? क्योंकि ये कंफ्यूजन था आप लोगों में। सेकंड पक्का? हाँ जी, पीछे सेकंड था। हाँ, सेकंड के बारे में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। क्लियर? ऐसे ही करके हमने सबका पढ़ा था। तो जो मेन मेन थे, हुण किसके टाइम पे आए थे? हुण का इन्वेजन किसको रोका था? स्कंदगुप्त ने रोका था कि कुमारगुप्त ने रोका था? स्कंदगुप्त पक्का? तो भाई चेक करो, कुमारगुप्त तो नहीं था। करो करो करो, चेक करो, फटाफट करो। यस, कुमारगुप्त। ऐसे नहीं है कि स्कंदगुप्त के टाइम पे नहीं आए, आए थे, पर मेन जो सबसे पहला इन्वेजन जो किया था वो किसके टाइम पे किया था? कुमारगुप्त के। तो ज्यादातर हम किसको याद रखते हैं एज अ डिफीटर ऑफ हुण? ठीक है, या जिसने इन्वेजन को कंट्रोल किया था? कुमारगुप्त। इसी वजह से बेचारा अपने एडमिनिस्ट्रेशन पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाया था। क्लियर? फिर आ जाता है स्कंदगुप्त। इसको भी किसका टाइटल मिला था? विक्रमादित्य का टाइटल मिला था। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो स्कंदगुप्त के टाइम पे हुई थी, दैट इज स्कंदगुप्त का कभी कभी आपको मेंशन मिलेगा किससे रिलेटेड? स्कंदगुप्ता सुदर्शन लेख। क्या रिलेशन है स्कंदगुप्त और सुदर्शन लेख का? कोई है मतलब पर्टिकुलर रिलेशन स्कंदगुप्त और सुदर्शन लेख का? कोई भी बताओ। इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन स्कंदगुप्त एंड सुदर्शन लेख? कुछ ऐसा हुआ स्कंदगुप्त के टाइम पे कि सुदर्शन लेख से इंपॉर्टेंट हो? गुड। इनके जो गवर्नर हुआ करते थे, स्कंदगुप्त के जो गवर्नर हुआ करते थे, ठीक है, जिनका नाम क्या था? प्राणदत्ता। प्राणदत्ता रिपेयर्ड सुदर्शन लेख। प्राणदत्ता ने रिपेयर कराई थी सुदर्शन लेख को। क्लियर? ये तो हो गया पॉलिटिकल सेटअप। इसके बाद आ जाते हैं हम एडमिनिस्ट्रेशन में। ये इसलिए दोबारा दोबारा बता रहा हूँ क्योंकि अभी आगे जो पोस्ट गुप्ता होगा उसमें सिर्फ हम राजाओं के नाम पढ़ेंगे, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन तो एज इट इज यही फॉलो करना है, ज्यादातर चीजें यही होनी है। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन में आपका क्या क्या हुआ करता था? सबसे ऊपर था आपका एम्पायर। ठीक है, एम्पायर के नीचे होती थी भुक्ति। भुक्ति के नीचे होता था विषय, और विषय के नीचे होता था ग्रामा। हाँ, विधि भी था, बट विधि कहीं कहीं पर था, प्रॉपर नहीं था। ठीक है, ग्रामा का हेड कौन था? यस, ग्रामिका। विषय का हेड कौन था? विषपति या विषयपति। भुक्ति का हेड कौन था? उपारिका। और एम्पायर का हेड कौन था?
ठीक है, याद रहेगा ये। दिस इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट जहां पर आप क्या करोगे, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ोगे कि भैया कौन कौन क्या क्या हुआ करता था। फिर कुछ इंपॉर्टेंट पद मैंने बताए थे, ठीक है, मतलब फट से क्विक रिवीजन करेंगे। फिर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पद बताए थे, जैसे महादंड नायका, ठीक है, महादंडा नायका क्या हुआ करते थे ये बताओ। महादंड नायका क्या हुआ करते थे, चीफ जस्टिस हुआ करते थे हमारे, ठीक है। संधिग्रह कौन हुआ करते थे, संधिग्रह सिर्फ, महासंघी विग्रही का नहीं, यस फॉरेन अफेयर वाले, महासंधि विग्रही का मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस, ठीक है। ऐसे ही शनिदाता जो आपको मैंने बताया है, ट्रेजरर हुआ करते थे। और भी मैंने बहुत सारे आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए थे, जैसे एक जो मेरे को याद करने दो, किधर गया वो वाला, नगर श्रेष्ठ क्या हुआ करते थे, यस जो किसी सिटी के हेड हुआ करते थे। फॉर एग्जांपल मान के चलो जैसे आज के टाइम पे मेयर होते हैं, आपकी सिटी के जो हेड होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, मेयर बोलते हैं। तो वैसे ही उस समय पे कौन यहाँ पर यूज हुआ करते थे, आपके नगर श्रेष्ठ। जितने भी ऑफिसर हुआ करते थे उनको कैश में सैलरी मिलती थी, काइंड्स में आपको सैलरी नहीं मिला करती थी। क्लियर। फिर हमने यहाँ पे सोसाइटी के बारे में पढ़ा था, तो सोसाइटी में मैंने क्या बताया था कि कौन कौन लोग थे जो यहाँ पर सोसाइटी में या किस तरह के रूल्स फॉलो हुआ करते थे, किस बेसिस पे रूल फॉलो होते थे, धर्मशास्त्र के हिसाब से यहाँ पे रूल फॉलो हुआ करते थे। अब धर्मशास्त्र क्या करता था, बताता था आपको कि किस तरीके से लाइफ को जीना चाहिए, कौन कौन से कौन कौन सी चीज़ें है जो इंसानों को परफॉर्म करनी चाहिए। जैसे सोसाइटी जब भी आएगी तो आपको सबसे पहले किसके बारे में जानना है, वुमेन्स के बारे में जानना है। वुमेन्स का स्टेटस कैसा हुआ करता था, डिक्लाइनिंग स्टेट हुआ करता था, ठीक है। जो इससे प्रीवियस थे उनसे तो डिक्लाइन हुआ था। और क्या क्या पढ़ा था हमने, पॉलीगैमी थी, पॉलीगैमी थी, हाँ जी बताओ, पॉलीगैमी थी, पॉलीगैमी हुआ करती थी। और क्या क्या हमने यहाँ पे देखने को मिला, पर्दा सिस्टम नहीं था, बहुत बढ़िया। और कास्ट सिस्टम से रिलेटेड कुछ देखा था हमने, सती का एविडेंस मिलता है, गुड वेरी गुड। और यस किसको काम करने का अधिकार था, सिर्फ लोअर कास्ट की महिलाओं को, जस्ट टू अर्न देयर लाइवलीहुड, ठीक है। लाइवलीहुड अर्न करने का अधिकार किसको था, लोअर कास्ट की महिलाओं को था, ठीक है, जो लोअर वर्णा से आती थी। यस स्लेव्स का मेंशन था। और मैं शायद कल आपको एक टर्म बताना भूल गया जो यूपीएससी ने पूछी है, ठीक है, 2021 में और नहीं 2019 में पूछी है और 20 में पूछी है, विस्टी, बताया था क्या मैंने ये टर्म, मुझे याद आ रहा है शायद, विस्टी वाज फोर्स्ड लेबर, ठीक है, विस्टी को कहा जाता है फोर्स्ड लेबर आपका, कि जो बंधुआ हो गए, बंधुआ मजदूर हो गए। क्लियर। फिर आता है लिटरेचर, लिटरेचर में क्या क्या हमने इस समय पे ग्रो होते हुए देखा, मैं बता देता हूँ आपको। बहुत सारी किताबें हमने देखी थी यहाँ पर, ठीक है, नहीं लिखा है तो अभी लिख सकते हो आप, क्योंकि कल हमें ये खत्म करना ही है तो इसको कर देंगे। दो टॉपिक हैं आपके जो उनको देखना पड़ेगा, बुद्धिज्म और आपका जैनिज्म, ठीक है। मैं काम करूंगा, मैं उनके नोट्स आपको दूंगा, एक बार आप पढ़ना और मेरे को बताना अगर उसमें कोई कंफ्यूजन है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, कमाल कर दिया। वैसे क्या चला था, मैंने सुना ही नहीं दिया है। मेरे को समझ नहीं आया, बट मेरे को इतना समझ आ गया कुछ तो बढ़िया था। क्या शॉर्ट्स देखते देखते निकले थे घर से, कॉल आई थी, इतनी भयंकर रिंगटोन, थोड़ी सटल वाली लगाया करो, मतलब ऐसा ना कि लोग डिस्टर्ब ना, सुन के अच्छा लगे कि रहने दे, बजने दे। चलो हाँ, लिटरेचर में मैंने आपको एक नीति सरा बोला, नीति सरा बताया था। नीति सरा याद है किसने लिखी थी, है जोर से बोलो, हाँ कमंदक्का, ठीक है, कमंदक्का। वात्सायन ने इस समय पे कामासूत्रा लिखी थी, लिख लेना अगर किसी ने नहीं लिखा है तो। वात्सायन जो हुआ करते थे उन्होंने कामासूत्रा लिखी थी सेम टाइम पे। फिर और कौन कौन थे, कालिदास वॉज द पार्ट ऑफ नवरत्न। एंड कालिदास ने कौन कौन सी किताबें लिखी थी, तो मैंने लिखवा दी थी शायद, बताओ कौन कौन सी लिखी थी कालिदास की लिखी हुई किताबें। वेरी गुड, मालविका अग्निमित्र और आराम से देवी जी, अभिज्ञान शकुंतलम एंड
रघुवंशम, ठीक है, और कुमार संभवम, ठीक है, ऋतु संहारा एंड मेघदूत। मेघदूत के बारे में यूपीएससी ने पूछा हुआ है, ठीक है, ठीक है, मेघदूत के बारे में ऑलरेडी यूपीएससी पूछ चुका है। और इसके बाद लिखो एक व्यक्ति का नाम शुद्रका ने लिखी है मृच्छकटिकम। लिखो शुद्रका मृच्छकटिकम, MRICHCHHKATIKAM, मृच्छकटिकम। कहाँ फंसे? KATIKAM, कम, मृच्छकटिकम। और हिंदी वालों को सलाम जो एक ही बारी में ये लिख ले, ठीक है, क्योंकि मैं हिंदी में कभी नहीं बता पाऊंगा मृच्छकटिकम लिखते कैसे। पता है आप लोगों को कैसे लिखते हैं मृच्छकटिकम? इसमें कहाँ कहाँ पे आधे वर्ड आएंगे मेरे को वो भी नहीं पता। आप लोग लिख सकते हो हिंदी में मृच्छकटिकम? कुछ तो टैलेंट है यार तुम लोग को। मैं तो जब से प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर दी तब से मेरी हिंदी खराब है, उससे पहले हिंदी अच्छी थी, क्योंकि तब से हर चीज इंग्लिश में पढ़ने लग गए ना, बात भी इंग्लिश में, तो फिर हिंदी बस ऐसे यूज होती है। चलो ठीक है, मृच्छकटिकम वाज अ लव स्टोरी बिटवीन अ पुअर ब्राह्मण एंड अ डॉटर ऑफ अ कोर्टमैन। क्लियर? इट वाज अ वेरी फेमस लव स्टोरी एट दैट टाइम, या एक नोवेल की तरह थी। तो मृच्छकटिकम आपको याद रखना है। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस लिखी थी, देवी चंद्रगुप्तम लिखी थी, ये दोनों याद रखना, ठीक है। लिटरेचर आपका आता ही आता है, याद रहेगा। विशाख दत्त ने कौन कौन सी लिखी? हाँ जी, कौन कौन सी लिखी? रिपीट करना जरा, अगर आपकी नींद खुल गई हो। और इनके बाद आप रिपीट करना देवी जी, अगर आपकी भी नींद खुल गई हो तो। बताओ कौन कौन सी बताई मैंने विशाख दत्त की? हाँ जी आप बताओ, विशाख दत्त की कौन कौन सी थी? अभी लिखी नहीं है। हाँ जी आप बताओ। मुझे पता है आप लोगों के प्रोसेसर के हिसाब से चीज़ें हैवी हैं, अब मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ, बट अब मेरे पे भी प्रेशर है कि जल्दी खत्म कराना है, टाइम बाउंडेड मैनर में। अदरवाइज मैं धीरे धीरे कराता, क्योंकि टफ है ये सब। बताओ बताओ बताओ। मुद्रा राक्षस एंड देवी चंद्रगुप्तम। क्लियर? ये दो लिखी है। अगला लिखो फटाफट, ठीक है, कौन है? भैरवी। भैरवी ने लिखी है किरातर्जुन्या। हाँ किरातर्जुन्य। पता है तेरे को इस किताब के बारे में? पता है इस किताब के बारे में? हाँ उत्तराखंड में भी था। नो, नॉट अबाउट द किरात, मतलब किरात का इसमें जिक्र मिला है, बट इट इज नॉट अबाउट किरात। शिव और अर्जुन का युद्ध हुआ था वैसे है। हाँ उत्तराखंड में ही हुआ था ये, जब ये लोग अज्ञातवास में आए थे तो इधर की तरफ भी घूम रहे थे, ठीक है, क्योंकि आई थिंक बहुत सारी चीजें हैं जो महाभारत की उत्तराखंड से रिलेटेड है, तो आप लोग पढ़ोगे ही वो, तो चलो ठीक है। फिर लिखो दंडिन, DANDIN, दंडिन। इन्होंने लिखी थी काव्य दर्शन एंड दशा कुमार चरित्र। काव्य दर्शन एंड दशा कुमार चरित्र। इससे बाहर तो नहीं आएगा मुझे लगता है कोई भी किताब अभी भी लिखी गई होगी। दशा कुमारा चरित्र। फिर लिखो विष्णु शर्मा। ये तो आपने सुना होगा, विष्णु शर्मा। इन्होंने लिखी थी पंचतंत्र। ठीक है, ये बेसिकली हमें बताती थी कि व्हाट शुड नॉट बी डन, ठीक है, व्हेन यू आर लिविंग और व्हेन यू आर इन अ सोसाइटी, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू शुड नॉट डू। ओके चलो ये हो गया। इसके बाद इसमें बहुत सारे अलग अलग लोग भी हुआ करते थे, जैसे और क्या क्या चीज़ें हुई, मिसलेनियस चीज़ें जो हुई हैं अदर देन जिनको हम कहीं पर कैटेगराइज नहीं कर सकते। सो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे यूपीएससी का क्वेश्चन बताता हूँ आपको, 2022 में आया था, उन्होंने बोला था कि नीचे लिखी हुई कौन कौन सी चीज़ विजयनगर एम्पायर में होती थी, ठीक है। तो रेसलिंग, यूजुअली आप किताबों में नहीं पढ़ोगे कि विजयनगर में रेसलिंग भी होती थी,
ठीक है। एस्ट्रोलॉजी, चलो एस्ट्रोलॉजी का तो एक बार को फिर भी हम पता लगा सकते हैं। एस्ट्रोनॉमी के बारे में होता था कि नहीं होता था, वेट लिफ्टिंग होती थी कि नहीं होती थी, किसका, हाँ एनसीईआरटी, तभी तो बोल रहा हूँ एनसीईआरटी जरूरी है, इसलिए तो मैंने आप लोगों को शुरू से एनसीईआरटी का जिक्र डाला। मैं नॉर्मल किताबों की बात कर रहा हूँ, वहां पर हम लोग मेंशन नहीं करते थे। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होती तो ही आपको वो मेंशन मिलता। क्लियर। तो इस तरह की जो अलग अलग चीजें हैं, जैसे जो आपका गुप्ता एम्पायर था वो किस किस चीज के लिए फेमस था, वो मेटलर्जी के लिए फेमस था। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स आपको देखने को मिले हैं। ओके। मैथमेटिक्स के लिए बहुत फेमस था, साइंस के डेवलपमेंट के लिए बहुत फेमस था। उसके साथ साथ यहाँ पर एस्ट्रोनॉमी के बारे में बहुत से लोगों ने जाना, जैसे आर्यभट्टा। आर्यभट्टा ने किस चीज की खोज करी थी बताओ, इसी टाइम हुई थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा वराहमिहिर, सुश्रुत, चरक, नीतिश्रा, इन सब ने कुछ ना कुछ बनाया। जैसे नीतिश्रा के बारे में तो आपने पढ़ाई है, क्या है ठीक है। तो इसमें देख सकते हो आप, आर्यभट्टा रोड शून्य सिद्धांत, इट कंटेन साइन टेबल। ठीक है, आर्यभट्टा ने क्या बनाया था, शून्य सिद्धांत, जिसमें उन्होंने शून्य के बारे में तो बताया बताया, साथ में आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो, उसमें साइन कॉस होता है, तो जो साइन का टेबल है वो उन्होंने वहां पर दिया था। क्लियर। फिर आपका चरक जो थे वो क्या माने जाते थे बताओ। फादर, यस, फादर ऑफ मेडिसिन वाज योर चरक। एंड सुश्रुत, धन्वंतरी, याद रखना कौन किस चीज का हेड हुआ करता था, बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। ठीक है, बाकी इसमें जो भी होगा डिक्लाइन वगैरह तो आपको पता ही होगा, क्योंकि लेटर ऑन में आप देखोगे कि बाहर से इन्वेजन बहुत होने लग गया। ठीक है, जब बाहर से इन्वेजन होने लग गया, जैसे उधर से ग्रीक्स और रोमन्स वगैरह आने लग गए, हुन्स आने लग गए, तो उस वजह से जो गुप्ता एम्पायर था वो डिक्लाइन में चला गया। एंड आफ्टर स्कंदगुप्त, ये लास्ट एक एबल रूलर हुआ करते थे, स्कंदगुप्त के बाद कोई भी एबल रूलर आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिला। क्लियर। सो ये थी कहानी आपकी गुप्ता एम्पायर की। गुप्ता एम्पायर समझ आया, किसी को कोई कंफ्यूजन रिगार्डिंग गुप्ता एम्पायर? हाँ जी, इधर पे देवी जी, कहीं पर कुछ छूटा दिमाग में से, कुछ स्किप हुआ पक्का? इधर पे आपको आगे समझ, कोई कंफ्यूजन है अभी तक, किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है तो बता दो। नहीं है पक्का? आर यू श्योर? पीछे आपको आपको देवी जी दोनों को कोई डाउट? हाँ भाई, इधर देवता हो। कल मैं अपने ऐसे ही सीडीएस वाले बच्चों को पढ़ा रहा था, तो पढ़ाते पढ़ाते ऐसे ही मेरे को जिक्र एक बार छिड़ गया ना भर्ती का, जब मैंने भी एक बार भर्ती मारी थी, तो वहाँ पर सिर्फ 3 गढ़वाली बच्चे थे, तो मैंने बोला उन्हें कि चलो आज तुम्हें गढ़वाली जोक सुनाता हूँ जो मेरे साथ लाइफ में हुआ, और ये जोक सिर्फ गढ़वालियों को समझ आएगा और किसी को समझ नहीं आएगा। जब मतलब इंसिडेंट ऐसे हुआ था कि वो मेरे और मेरे दोस्त के बीच बड़ा फनी इंसिडेंट है आज भी। लाइक मैं गया था लेंसीडॉन भर्ती मारने, जैसे हर लड़का जाता ही है ना 12th के बाद, कुछ तो करना ही है तो भर्ती मार लेते हैं। तुम लोग गए हो? अभी नहीं? अरे क्या कर रहे हो यार, जाओ एक बार तो करो ऐसे उल्टे सीधे काम। रात के 2 बजे लाइन में लगना पड़ता है, सुबह 3 बजे से वहां सर्दी में बैठे हुए कंबल ओढ़ के। एंजॉय करो यार लाइफ, ऐसे ऐसे एडवेंचर करो कि लगे कि मौत अगले पल है। जब तक महीने, मतलब हमारा लिटरली हुआ करता, जब तक ऐसे नहीं लगता था कि मौत छू के गई है। कभी किसी के साथ ऐसा हुआ, पहाड़ों में बाइक चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, बस यहाँ से निकली हो, यहाँ से ऐसे खील लगा के गए, और लिटरली बाइक यूं थी, यूं करी है सीधा खड़ी करके एकदम। जो भाई जब तक ये ना करा हो तो क्या ही मजा हो। बाइक से चलाते चलाते ऐसा लगा कि गए अभी तो पहाड़ से बाहर। चलो मैं इंसिडेंट बताता हूँ। तो वहां पर मैं और मेरे दोस्त थे, मतलब हम लोग बहुत टाइम बाद मिले थे। वो 10th के बाद स्कूल छोड़ के चला गया था। अब मेरा ठीक ठाक दोस्त था, मतलब वो मेरे से ज्यादा बकायत आदमी, जिसको मैं बोलता था ना हमारे स्कूल में, कि जो मस्ती करता रहता था, फालतू के जोक्स क्रैक करता रहता था, है ना, काइंड ऑफ कॉमेडियन ऑफ द क्लास था। तो अब आउट ऑफ द ब्लू हम 3 साल बाद मिले, कहाँ पे, उधर पे लेंसीडॉन में मिले हम सुबह सुबह पे। तो मैं ऐसे घूम रहा, मुझे दिखा एक जाना पहचाना सा चेहरा, उसे दिखा एक जाना पहचाना सा चेहरा, हम दोनों मिले एक दूसरे से। तो पहले तो हमने अपनी भाषा में, जो हम लड़कों की भाषा होती है उसमें एक दूसरे को ग्रीट किया। उसके बाद पूछता है तू भी भर्ती मारने आया? मैंने ना ना, तेरी माँ को सुधारा देने आया हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो चलो ये तो मजाक हुआ। उसके बाद पूछा तू किसकी भर्ती मार रहा?
तो मैंने भरी थी नर्सिंग की, किसी को पता हो तो, जो नर्सिंग डिपार्टमेंट होता है ना, तो उसका भरा हुआ था मैंने। तो मैंने बोला कि तू, उसने बोला कि तू किसकी कर रहा, मैं तो नर्सिंग की। तो मैंने बोला तू किसकी, बोला मैं बहरों की देने आया। अब मुझे पता है आप लोगों के लिए बड़ा कॉमन सा होगा, पर जो वहां पे बैठे हुए थे, जब उसने मेरे सामने बोला, भाई मैं हंस के मर गया। वो मैंने बोला मैं भैरव की कौन सी होती है, बोला हाँ हाँ वो ब्रावो को ना, BRAVO को भैरव पढ़ो। तेरी जय हो, रहने दे भाई तू। सो दैट वाज अ गढ़वाली जोक, मतलब ओनली गढ़वाली जोक है जो मेरे पास है जिंदगी में, और कोई जोक नहीं है मेरे से। चलो ओके, अब हमको करना है यहाँ पर किसके बारे में, पोस्ट गुप्ता डायनेस्टी के बारे में। ठीक है, जब आप पोस्ट गुप्ता की बात करोगे तो देयर आर सेवरल डिफरेंट डिफरेंट किंगडम जो आपको यहाँ पर याद रखने हैं। ठीक है, जैसे मुखारीस, ठीक है, नाम सुन लो वो सभी, फिर बताते हैं इनके बारे में एक करके। मुखारी हो गया, ठीक है, पुष्यभूति हो गया, फिर पुष्यभूति में ही आप देखोगे हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन के बारे में आप देखोगे, कन्नौज के बारे में हमको पढ़ना होगा। उसके बाद आप देखोगे वाकाटकास, राष्ट्रकूटास, ठीक है, और थोड़े बहुत साइडों में जो थे, जैसे गंगाज ऑफ उड़ीसा, पालाज ऑफ बंगाल, चौलक्यास। ठीक है, चौलक्यास में भी कौन कौन थे, पल्लवाज ऑफ कांची। जैसे चौलक्या और पल्लवाज में तो बहुत लड़ाई भी रहती थी। तो ये कुछ है जो आपको याद रखना है। अब अलग अलग क्यों है, क्योंकि देखो अगेन, अगर मैप के हिसाब से जाऊं तो गुप्ता एम्पायर भी अराउंड एंड अराउंड अच्छा खासा एक्सटेंड में बसा हुआ था। ठीक है, बहुत बड़ा एक्सटेंड था उसका गुप्ता एम्पायर का भी, मैं तो रफली बहुत छोटा सा बना रहा हूँ। अब क्योंकि इतना बड़ा एक्सटेंड हुआ करता था, तो जब वो हटे तो उनके सक्सेशन में डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे लोग आए और अलग अलग जगहों पे आए। जैसे सेंट्रल इंडिया, मतलब इधर वाली टाइप कौन आया, ठीक है, इधर वाली टाइप, इधर के साइड आए चौलक्या, चालुक्या। ठीक है, चौलक्या या चालुक्या बोल सकते हो आप। फिर राष्ट्रकूटा भी थे, पल्लवास भी थे, और पांडवास भी थे। तो ऐसे ऐसे करके, पांडवास बोल रहा हूँ, क्या था वो, पल्लवास और एक और थे। सो इन सारों ने यहाँ पर क्या हुआ, जैसे इधर पे आप देखोगे ये वाला उड़ीसा वाला पार्ट, यहाँ गंगा डायनेस्टी आई। इधर बंगाल वाला साइड, यहाँ पे पाला आई। पाला से पहले कौन सी रहा करती थी यहाँ पे, या पाला के बाद कौन सी आई थी, सॉरी, पाला को हटा के यहाँ पे सेन देखने को मिलेगा जब आप मिडेवल में चले जाओगे। तो इस तरह के कुछ अलग अलग डायनेस्टीज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखो मुखारी इसके बारे में। तो ये जो मुखारी था या कन्नौज वाला एरिया था, वो बना आपका मेन सेंटर किसका, कन्नौज वाला एरिया, जो कि कहाँ पड़ता है, यूपी में। ठीक है, कन्नौज वाला एरिया आपका बना है द मेन सेंटर ऑफ द मुखारीस। बस इनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं है। मुखारी के बारे में पतंजलि जो थे, ठीक है, जो योगा के जो मेन हेड माने जाते हैं, पतंजलि या पतंजलि, आप कुछ भी इसको प्रोनाउंस कर सकते हो। तो पतंजलि ने भी अपने जो वर्क है उसके अंदर किसके बारे में लिखा है, मुखारिस के बारे में उनका मेंशन मिलेगा। ठीक है, तो आपको कहाँ इनके बारे में सबसे पहले मेंशन मिलता है, पतंजलि की किताब में आपको इनका मेंशन मिल रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि इनके एक राजा हुआ करते थे, हरि वर्मा मुखारी। ठीक है, इन्होंने टाइटल लिया था किसका, महाराजा का। अगेन अभी महाराजा धीराज नहीं गए, तो ये क्या है, एक छोटे रूलर है, एक लोकल एरिया के रूलर है। ठीक है, उसके बाद इनमें से इन्हीं की लीनियज चली, हरि वर्मन मुखारी की, और चौथे राजा जो हुए ईशान वर्मन। ठीक है, याद रखना कौन से वर्मन, ईशान वर्मन को हटा देता हूं यहाँ पे। ईशान वर्मन पहले राजा थे मुखारीज के, जिन्होंने कौन सा टाइटल लिया, महाराजा धीराज। क्लियर, और इन्हीं को माना जाता है, अगेन आप ये चीज याद रखना, जिसने महाराजा धीराज का टाइटल लिया है, सिर्फ उसी को हम मानते हैं एज द रियल फाउंडर ऑफ द पर्टिकुलर डायनेस्टी। जैसे गुप्ता में हम किसको मानते हैं रियल फाउंडर, चंद्रगुप्त वन को। यहाँ पर हम किसको मानते हैं रियल फाउंडर मुखारिस का, ईशान वर्मन में। क्लियर, याद रहेगा ये। ईशान वर्मन के बारे में ये मिलता है आपको एक इंस्क्रिप्शन, जिसे बोलते हैं असाईगढ़ इंस्क्रिप्शन। ठीक है,
याद रखना चाहो, लिखना चाहो लिख लो, नहीं भी लिखना चाहते सारा नोट्स में मिल जाएगा आपको, उसमें हाईलाइट कर लेना, बस अभी सुन लो। ठीक है, आज मैं बस थोड़ा इसलिए स्पीड में करा रहा हूँ, पहले तो मैं देखो धीरे धीरे करा रहा था, क्योंकि थोड़ा सा टाइम का मेरे को भी है कि जल्दी करवाना है, आपका टाइम रहता है। तो आप बस सुनते रहो, जो जो मैं बस मैं नाम याद करवा रहा हूँ इनके बारे में, बस ये है कि जब आप नोट्स पढ़ो आपको याद रहने चाहिए ना, ऐसा नहीं होना चाहिए नोट्स के डरे ये तो कुछ नया ही बता दिया, कुछ नया ही दिख गया, ये तो सर बोल के ही नहीं गए, बस ये नहीं होना चाहिए। तो पूरा फोकस रखो बोर्ड पे, समझने पे, जो जो मैं नाम ले रहा हूँ उनको याद रखने का। ठीक है, तो दोबारा से एक बार देखते हैं। मुखारीज पोस्ट गुप्ता में कौन आए सबसे पहले? आपके मुखारी। मुखारी के फाउंडर कौन थे? हरिवर्मन मुखारी। ठीक है, लेकिन इसके रियल फाउंडर किसको बोला जाता है? ईशान वर्मन को। क्लियर? ईशान वर्मन को क्यों बोला जाता है? बिकॉज ही गॉट द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज। वेरी गुड। इन्होंने अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी अपनाई, और इन्हीं के एक फिर आगे आने वाले राजा जिनका नाम था श्री सर्ववर्मन, उन्होंने लगभग आप बात करोगे तो मध्य देश जिसे हम बोलते हैं आज के टाइम पे, जिसे मध्य प्रदेश है, सेंट्रल इंडिया, मध्य देश के ऊपर अपना पूरा का पूरा राज स्टैब्लिश कर दिया। ठीक है, लेटर ऑन इसको किसके साथ मर्ज कर दिया गया? जो कन्नौज का किंगडम था, ठीक है, उसको मर्ज कर दिया गया विद हर्षा थानेश्वर किंगडम। तो बाद में जाके ये कन्नौज का किंगडम किसके साथ मर्ज हो गया था? हर्षवर्धन के किंगडम के साथ मर्ज हो गया था। क्लियर? ध्यान रखना, हर्षवर्धन की एक कहानी भी इंपॉर्टेंट है कि शायद उनके बहन के पति हुआ करते थे, उनका किंगडम था, वो मर गए तो उन्होंने अपने बहन के पति के किंगडम को अपने किंगडम में मर्ज कर लिया था। क्लियर? याद रहेगा ये। तो इस तरीके से भी आपका जो हर्षा है वो बढ़े थे। नेक्स्ट आते हैं पुष्यभूतिज, और पुष्यभूतिज में कौन इंपॉर्टेंट है? हर्षवर्धन। क्लियर? ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर है इन द पोस्ट गुप्ता, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर। इनसे ज़्यादा डिटेल्ड में किसी के बारे में नहीं पढ़ना होगा, सबसे ज़्यादा जो चीज़ें हुई हैं वो हर्षवर्धन के टाइम हुई है। तो अगर हमें टाइम लगाना भी है तो हर्षवर्धन में लगाएंगे, मुखारिज में नहीं भी लगाओगे कोई दिक्कत, हर्षवर्धन में टाइम थोड़ा बहुत लगा लेना। ठीक है, तो हर्षवर्धन का जो रूल स्टार्ट होता है वो कब से स्टार्ट होता है? 7th सेंचुरी CE से, ये आपको ध्यान रखना है। 700 CE के बाद एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है हर्षचरित्रम या हर्षचरित्र। तो किसने लिखी है? बाण भट्ट ने लिखी है। वेरी गुड। ही वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ हर्षा। हर्षा के कोर्ट पोएट हुआ करते थे, और इनके टाइम पे जैसे चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे फाइयान आया था, इनके टाइम पे एक व्यक्ति आया था जिसका नाम क्या है? हुएनसांग। ठीक है, हुएनसांग की किताब का नाम पता है किसी को? सी यू की। ठीक है, सी यू की हुएनसांग की किताब का नाम है, और उसमें बहुत सारी चीज़ों का मेंशन मिलता है आपको। उसमें हर्षवर्धन का मेंशन मिलता है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज का मेंशन मिलता है, विजयनगर का मेंशन मिलता है क्या? लॉजिक लगा के बताओ। नहीं, क्यों? कब आई थी विजयनगर? मुगल्स के टाइम, सल्तनत, यस, दिल्ली सल्तनत। आई थिंक 1200 के लगभग में थी, जहाँ 1200 या 1400 के लगभग में रही है विजयनगर एम्पायर, शायद 1200 के लगभग तक में थी, क्योंकि उस समय जो मेन रूलर हुआ करता था वो तुगलक राज चल रहा था वहाँ पे शायद। ठीक है, तुगलकों के टाइम पे दो व्यक्ति थे जो टूट के गए थे, कहाँ से? इधर, मतलब देवर हिंदू एट अ टाइम, बाद में जब उन्होंने दक्कन जो दिल्ली सल्तनत के राजा के पास गए तो वो मुस्लिम कन्वर्ट हुए, और उसके बाद वो दोबारा से आके हिंदू कन्वर्ट हुए। ठीक है, तो ये 2 बार हुआ उनके साथ कन्वर्जन, और वो वापस आ गए हरिहर एंड बुक्का, और इन्होंने आके कौन सी डायनेस्टी बसाई थी? विजयनगर। विजयनगर एम्पायर बसाया था। डायनेस्टी 4 आई थी उसमें, किसी को पता है 4 डायनेस्टी कौन कौन सी थी? SSTA करके है, मुझे 3 याद है, तुलुआ, सुलुआ, अराइविडू। सबसे पहली वाली याद नहीं आ रही जो हरिहर और बुक्का की थी, रिकॉल करनी पड़ेगी। 3 का मुझे याद है, इसकी मैंने ट्रिक भी बनाई थी, SSTA। ठीक है, तो लास्ट की 3 तो मुझे याद है, सुलुआ, तुलुआ, अराविडू। जैसे जो आपके कृष्णदेव राय थे वो किसके थे? तुलुआ डायनेस्टी के थे। ठीक है, लास्ट थी अराइविडू, और पहली वाली नहीं यार, पहली वाली याद नहीं आ रही मेरे को, चलो आ ही जाएगी, मिडेवल जाएंगे तो तब तक तो आ ही जाएगी याद। ठीक है, तो हुएनसांग इनके टाइम पीरियड में इंडिया आए थे, और जब उन्होंने इंडिया को विजिट किया उन्होंने इंडिया के बारे में बहुत सारी डिटेल्स बताई थी। क्लियर? फिर आता है बनशेखर इंस्क्रिप्शन
में हर्षा के सिग्नेचर मिले हैं। ठीक है, किसमें मिले हैं? बन शेखर, याद रखना है। ठीक है, इसमें क्या मिले हैं? साइन ऑफ हर्षा, ये आपको याद रखना है। फिर मधुबन, मधुबन कॉपर का जो इंस्क्रिप्शन था उसमें क्या बताया गया है? उसमें बताया गया है कि हर्षा ने जो जो लैंड ब्राह्मण्स को दी है। वैसे हर्षा कौन से रिलीजन से हुआ करते थे? संगम था, चलो ठीक है, अननोइंगली सही निकल गया। पहला वाला संगम ही था, संगम सुलुआ तुलुआ और अराइविडू, ये तो है। मेमोरी अगर आपने पढ़ा तो है, तो वो कभी ना कभी तो हिट करती है। क्लियर? तो ध्यान रखना, ये है कुछ हर्षा के बारे में शॉर्ट में। अब उनकी थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं। जो पुष्यभूतिज हुआ करते थे, ठीक है, जो पुष्यभूतिज थे ये मेन फाउंडर थे हर्षा की फैमिली के, एंड दे वर एट अ टाइम वाज द फिड्यूशरीज ऑफ गुप्ता। तो जैसे गुप्ता किसके फिड्यूशरी हुआ करते थे? कुषाण्स के। ऐसे ही गुप्ता के जो फिड्यूशरी थे कौन? पुष्यभूतिज। पुष्यभूतिज में ही कौन आते हैं? आपके हर्षवर्धा, और ये अपने आप को वर्धांस बोलते थे। क्या बोलते थे? वर्धांस, इसलिए नाम देखो हर्षवर्धन। ठीक है, वर्धन इज काइंड ऑफ अ सरनेम, ये अपने आप को वर्धन बोला करते थे और फिर हर्षवर्धन इन्होंने अपना नाम रखा। ये कब प्रोमिनेंस में है? जैसे मैंने आपको बताया स्कंदगुप्त जो थे उनके टाइम पे उनका इन्वेजन हुआ, इवन कुमारगुप्त के टाइम पे भी हुआ। कुमारगुप्त ने तो रोक लिया था, समुद्रगुप्त ने भी ठीक ठाक डिफेंड किया, लेकिन उसके बाद जब दोबारा हुन का इन्वेजन हुआ तो फिर जो आपका गुप्ता एम्पायर था वो डिक्लाइन में आ गया। और गुप्ता एम्पायर के डिक्लाइन आने के बाद, और यू कैन से दैट हुन्स के इन्वेजन के बाद, इन लोगों ने अपनी इंडिपेंडेंस मान ली थी कि भैया अब हम गुप्ता के अंडर नहीं है, अब हमारा जो राजपाट है वो क्या है? एज अ इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इनके जो पहले पहले इंपॉर्टेंट किंग थे उनका नाम याद रखना, प्रभाकरवर्धन, प्रभाकर वर्धन। क्लियर? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट तो हर्षवर्धन ही है, लेकिन पहले जो थे उनका नाम था प्रभाकर वर्धन। उनकी जो कैपिटल थी वो थी थानेश्वर। थानेश्वर किधर पड़ता है आपका? हरियाणा? यस, लगभग दिल्ली के आसपास वाले इलाके में ही पड़ता है आपका, जो नदन साइड ऑफ द दिल्ली है उधर पड़ता है। तो आप बोल सकते हो मोस्ट प्रोबेबली हरियाणा साइड आ सकता है। ठीक है, इनके जो एल्डेस्ट सन थे, इनके दो बेटे थे, ध्यान रखना, एक का नाम था राज्यवर्धन, दूसरे का नाम था हर्षवर्धन। क्लियर? अब हर्षवर्धन के बारे में यहाँ पर दो तीन चीजें हैं, ठीक है, जो आउटसाइड दी ये पढ़ते हो क्योंकि कभी कभी काम आ जाती है बताने के, हिस्ट्री का एक सटीक रेफरेंस देने के। लाइक जो हर्षवर्धन थे उनके जब बड़े भाई की डेथ हो गई थी तो उन्होंने क्या किया था? अपनी ही भाभी से शादी कर ली थी। अब कुछ कहानियां ये बोलती हैं, मतलब दो कहानियां, डेथ हो गई तो शादी करी, दूसरी कहानी बोलती कि शादी करना चाहते तो इन्होंने मार दिया। अब कौन सी कहानी सच हो सकती है? कोई सी भी हो सकती है, दैट इज अप टू यू टू डिसाइड। ठीक है, बहुत सारे स्टोरियंस वन फॉर्म ऑफ कहानी बताते हैं, बहुत सारे स्टोरियन दूसरी बताते हैं। क्लियर? ऑल्दो इससे आपके एग्जाम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट हाँ चीजें समझने में एग्जाम्पल की तरह आप कभी भी यूज कर सकते हो, तो पता आपको होना चाहिए। ठीक है, तो मेनली रूलर कौन बना हुआ था? राज्यवर्धन। राजवर्धन को हटाने के बाद कौन बन गया रूलर? हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन लास्ट ग्रेट हिंदू रूलर था इंडिया का। ओरिजिनली ये क्या हुआ करते थे? ओरिजिनली ये शैव हुआ करते थे, लेटर ऑन ये किस में कन्वर्ट हो गए थे? बुद्धिज्म में। और किस फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म को अपनाया था उन्होंने? महायान के हीनियन? महायान। फर्क पता है क्या होता है महायान हीनियन में? अपर वहीकल, बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, और बुद्ध को एज अ ह्यूमन फॉर्म में नहीं दिखा के एज अ गॉडली फॉर्म में दिखाते हैं। ठीक है, वो उनके लिए सीट छोड़ देते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। याद, ये सब चीजें याद होनी चाहिए। इनका टाइटल हुआ करता था जिसका नाम है शकला उत्तर प्रथनाथा, पता नहीं क्या क्या टाइटल लेके, शकला उत्तर प्रथनाथा, इट्स मीन लॉर्ड ऑफ नॉर्थ या किंग ऑफ नॉर्थ। ठीक है, बस इतना आप ध्यान रखना। फिर इनके बारे में हुएन सांग ने भी मेंशन किया है और नाम क्या दिया है? शिलादित्य
ये जो शिलादित्य है, शिलादित्य टर्म तो किसने मेंशन करी है? ह्वेन सांग ने। तो पहले वाला आए ना आए, बट ये सेकंड वाला आने के चांसेस ज्यादा है कि जो टाइटल हर्षवर्धन को दिया है दैट इज कॉल्ड शिलादित्य, क्योंकि ये ह्वेन सांग ने भी अपनी किताबों में मेंशन कर रखा है। ह्वेन सांग की किताब का नाम है सीयू की, इसको इंग्लिश में अगर बोलूं तो मैं प्रिंस ऑफ ट्रेवलर्स, ध्यान रखना। तो इसके बारे में इन्होंने सारे की सारी चीजें बताई हैं। सीयू की में ये भी बताया गया है कि भैया जो हर्षवर्धन हुआ करते थे या पुष्यभूति हुआ करते थे, वो कौन सी क्लैन से आते थे? वो क्षत्रिय क्लैन से आते थे, ठीक है। और इनके फिर आ जाता है कॉन्क्वेस्ट, इन्होंने कहाँ कहाँ कॉन्क्वेस्ट करा है? तो बहुत सारी जगह इन्होंने लड़ाई करी है, जैसे पुलकिशन 2 से इन्होंने लड़ाई करी है, ठीक है। मतलब इतना आपको ज्यादा डिटेल में ये नहीं याद रखना कहाँ कहाँ जाके लड़े। एक व्यक्ति का नाम याद रखना, पुलकिशन 2। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पुलकिशन 2 ने किसको हराया था? हर्षा को हराया था। बाकी सबसे ये जीते, हर्षा जिससे हारे वो इंपॉर्टेंट, ठीक है। पुलकिशन 2 ने किसको हरा दिया था? हर्षा को हरा दिया था। एंड हर्षा को हराने के बाद उन्होंने एक टाइटल ले लिया था अपने ऊपर, परमेश्वरा, क्योंकि उन्होंने उस समय के सबसे बड़े राजा को हराया था, हर्षवर्धन को हराया था, ठीक है। और ह्वेन सांग के अकाउंट से भी हमें ये कंफर्म मिलता है कि यस, पुलकिशन 2 को किसने हराया? पुलकिशन 2 ने किसको हराया? हर्षा को हराया। बस यही आपको ध्यान रखना है। इनकी जो मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट था वो उड़ीसा तक गया है, उड़ीसा में भी इन्होंने करा है। बस यही चीजें थी यहाँ पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बुद्धिज्म में कब आए, किसने इन्हें बुद्धिज्म में कन्वर्ट किया, बताओ। गुड। ह्वेन सांग वाज द पर्सन हु कन्विंस्ड हिम फॉर बुद्धिज्म, ठीक है। क्योंकि इससे पहले वो क्या थे? एक पूरे डिवोटी थे शिवा के, दे वो फॉलोड शैविज्म, शैविज्म को ये लोग फॉलो करा करते थे। इसलिए आप देखोगे इनके कई सारे जो फिड्यूशरीज थे वो भी शैव धर्म को मानते थे। आप ध्यान रखना कि इनके बाद चालुक्यास वगैरह ये सब आए, तो एक सेक्ट आपको पता लगेगा जिसे हम लिंगायत बोलते हैं। पता है किसी को कहाँ पे फेमस था लिंगायत? लिंगायत कर्नाटका साइड में फेमस हुआ था, ठीक है। बनेश्वरा जो थे उन्होंने फेमस किया था। देवर ऑल्सो फॉर्म ऑफ शैविज्म। तो यहीं से शैविज्म की जो कड़ी है वो जुड़ती है। इनको बुद्धिज्म में लाने वाले कौन थे? ह्वेन सांग थे। जब ये बुद्धिज्म में आ गए, ऑल्दो तो पहले भी ऐसा हुआ करता, लेकिन बाद में तो ये हो गया कि इन्होंने यूज ऑफ एनिमल फूड बिल्कुल बंद कर दिया। अपने किंगडम में अगर कोई जानवरों को मारता तो उसको मृत्यु दंड देने तक की प्रावधान यहाँ पर देखने को मिले। तो लेटर ऑन ये बहुत बड़े वो बन गए थे, एनिमल राइट एक्टिविस्ट, ठीक है। इन्होंने बहुत सारे स्तूपा बनाए, स्तूपा बनाने में बहुतों का नाम है, जैसे अशोक ने भी स्तूपा बनाए, ठीक है। लेकिन इनके टाइम पे बहुत ज्यादा स्तूपा आपको बनने को देखने को यहाँ पे मिलेंगे। और ये यूजुअली एक प्रैक्टिस करा करते थे कि हर 5 साल में ये सभी राजाओं को बुलाते थे और एक बड़ी सेरेमनी होस्ट करते थे, जिसमें कि बहुत खर्चा होता था, बट ठीक है। और सभी धर्मों के लोग आते थे वहां पे। तो इट इज वॉज लाइक अ सेलिब्रेशन, सर्वधर्म संगम टाइप ऑफ चीज की, सबको बुला रहे हैं, सबका यहाँ पर मजे करवा रहे हैं एक साथ। क्यों करा करते थे? ताकि उनके जो राजपाट है उसमें लोग आपस में एटलीस्ट धर्म के वजह से ना लड़े, या अगर किसी के अंदर कोई मतभेद चल भी रहा होगा तो उसको वहां पर सॉल्व किया जा सके। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कन्नौज की असेंबली। तो जो एक रिलीजियस असेंबली इन्होंने कराई थी, किसके लिए? जब ह्वेन सांग आया था उसके ऑनर में कराई थी, तो उसको इम्पोर्टेंट बोला जाता है। एंड उस असेंबली में इन्होंने हर एक धर्म के लोगों को बुलाया, क्योंकि ह्वेन सांग बिलोंग टू बुद्धिज्म, ही बिलोंग टू शैविज्म। इन्होंने वैष्णवों को भी बुलाया, जैनों को भी बुलाया, और इंडिया में जो बुद्ध के लोग थे उनको भी बुलाया। तो जितने भी उस समय धर्म इंडिया में चला करते थे सबको एक जगह पे बुलाया। और कहाँ से? मतलब अलग अलग जगहों से लोग आए, राजा आए, नालंदा यूनिवर्सिटी के स्कॉलर्स आए, ठीक है। जितने भी तरह के धर्म हुआ करते थे सबके लोग आए। और ह्वेन सांग ने वहां पर पहली बार किस चीज के बारे में बताया? ह्वेन सांग बिलोंग्स टू विच सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म? हीनयान, महायान? लॉजिक लगाओ जरा। ह्वेन सांग ने हर्षवर्धन को कन्वर्ट किया, हर्षवर्धन कौन से बुद्धिज्म को अपनाया? महायान को अपनाया। लॉजिक लगाने से तो अगर हर्षवर्धन को कन्वर्ट करने वाला ह्वेन सांग है, तो हर्षवर्धन वही तो सेक्ट पकड़ेगा ना जिसने उसे कन्वर्ट किया। फॉर एग्जाम्पल, सपोजिटली आई एम अ शेफ,
मैं शिव भगवान को मानता हूँ, तो मैं आपको किस भगवान के लिए कन्विंस करूंगा? अगर आप कभी मेरा धर्म अपनाते भी हो तो आप भी किस में जाओगे? ऐसा तो नहीं है कि मैं आपको शिव भगवान के लिए मतलब कन्विंस करूँ आप विष्णु भगवान की पूजा करने लग जाओ, ऐसा होगा? ठीक है, तो जो हुएनसांग था उसने यहाँ पर महायान बुद्धिज्म की बहुत सारी डॉक्ट्रिन्स के बारे में बताया और ये बताया कि वाई महायान बुद्धिज्म इज सुपीरियर टू अदर रिलीजन, हम में ऐसा क्या है कि जो आप में नहीं है। और हर्षवर्धन वहीं से कन्विंस हुआ था इनके। ठीक है, तो ये थी कन्नौज की असेंबली। तो कभी आपसे पूछा जाए कन्नौज की सभा किसके टाइम पीरियड में लगी थी? हर्षा के टाइम पे लगी थी। किसके लिए लगी थी? वो इंसान के लिए लगी थी। ठीक है, अगर बोले इसमें सिर्फ रिलीजियस रिप्रेजेंटेटिव आए थे तो क्या ये सही होगा? सिर्फ धर्मों के प्रतिनिधि आए थे इस असेंबली में? क्या सिर्फ धर्मों के प्रतिनिधि आए थे? सिर्फ और सिर्फ धर्मों के प्रतिनिधि? सभी लोग भी आए थे, राजा भी आए थे, स्कॉलर्स भी आए थे। ठीक है, तो एक कन्नौज असेंबली इंपॉर्टेंट है, दूसरी है इलाहाबाद कॉन्फ्रेंस। तो दो चीजें याद रखनी है आपको हर्षवर्धन की, कौन सी? कन्नौज असेंबली और सेकंड इलाहाबाद कॉन्फ्रेंस। ठीक है, इलाहाबाद कॉन्फ्रेंस वाज वन ऑफ दी वो ना रूटीन कॉन्फ्रेंस जो 5 साल में करवानी होती थी सभी राजाओं की। तो उसके बारे में भी किसने लिखा है? हुएनसांग ने लिखा है। तो जब हुएनसांग इंडिया में था तो उस समय वो जो कॉन्फ्रेंस थी वो कहाँ हुई? इलाहाबाद। कन्नौज की असेंबली किसके लिए थी? रिलीजियस पर्पस के लिए थी। इलाहाबाद असेंबली किस चीज के लिए थी? जो 5 साल में एक बार वो मीटिंग करते ही करते थे, वो वाली थी। ठीक है, हुएनसांग ने इतना तक बोला कि भैया ये असेंबली कराने के चक्कर में या ये कॉन्फ्रेंस कराने के चक्कर में इसने अपना सारा राजपाट खाली कर दिया, क्योंकि अगर कोई राजा आएगा तो उसको गिफ्ट तो देना पड़ेगा, है ना भाई? रिटर्न में कुछ तो गिफ्ट देंगे, क्योंकि कोई आएगा तो गिफ्ट तोहफा लेके आएगा। अब वो तो अपने अपने राजपाट के हिसाब से छोटे छोटे ला रहे थे, अब इसे तो अपने स्टेटस के हिसाब से देना है ना। आप गिफ्ट क्या सामने वाले के स्टेटस को देख के देते हो कि अपने स्टेटस को देख के देते हो? अगर आप सामने वाले के अपने स्टेटस को देख के दे रहे हो, सॉरी सामने वाले के स्टेटस को देख के दे रहे हो, यू आर डूइंग इट रॉन्ग, कंगाल हो जाओगे। और जो रिच क्लास होती है वो हमेशा अपने स्टेटस को देख के देती है। भैया हम रिच हैं तो हमें अपना स्टेटस मेंटेन करना है। ओके, सो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है लगभग लगभग सेम है, जैसे मैं बता देता हूँ, आप लोग सुनते रहना। टैक्सेशन आपको यहाँ पर बहुत कम देखने को मिलेगा, अराउंड एंड अराउंड 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस वाज कंसीडर्ड एज अ लैंड टैक्स। ठीक है, जो भी खेती में होगा उसका कितना भाग जाएगा? 1/6 भाग चला जाएगा। हर्षा की आर्मी में देखो 4 डिवीजन हुआ करते थे, 4 तरह के सिपाही हुआ करते थे। जैसे मौर्य में कितने तरह के थे? 6 थे। याद करो मैगस्थनीज ने कितनी लिखा था? 6 लिखा था। हर्षा के टाइम पे कितने थे? 4 थे। फुट, हॉर्स, चेरियट एंड एलिफेंट। वहां पर 2 एक्स्ट्रा कौन से थे? नेवी। हॉर्सेस तो कैवलरी हो जाएगा बेटा। तो ट्रांसपोर्ट वाला एक और था। ठीक है, ट्रांसपोर्ट वाला डिपार्टमेंट एक अलग था, नेवी थी और ट्रांसपोर्ट वाला डिपार्टमेंट अलग था। क्लियर? यहाँ पर आपको नेवी नहीं देखने को मिलेगी और ट्रांसपोर्ट वाला डिपार्टमेंट देखने को नहीं मिलेगा। इतना याद रखना, जो कैवलरी थी और जो एलिफेंट थे वो मौर्य के टाइम से भी ज्यादा थे इनके पास। इनको समझ आ गया था कि जितने बड़े घोड़े और हाथी होंगे उतना ज्यादा उनकी आर्मी स्ट्रांग दिखेगी। एम्पायर अगेन जो डिवाइड था वो कैसे डिवाइड था देख लो। एम्पायर, भुक्ति, विषय, ग्राम, सेम कॉन्सेप्ट लग रहा था। ठीक है, इसके अलावा और कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं मिला। कुछ टर्म्स है इनको देख लो या लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है, इनको लिख ही लो साथ साथ। स्कंधावरास, SKANDHAVARS, स्कंधावरास, स्कंधावरस वाज मिलिट्री कैंप। ये नाम है कि मिलिट्री कैंप्स जो हुआ करते थे इनके टाइम पे वो उन्हें स्कंधावरस बोला जाता है। वरस, वरस, स्कंधावरस, VARAS, वरस।
फॉरेस्ट गार्ड जो हुआ करते थे उन्हें बोला जाता वाना प्लस। वाना प्लस। चीफ ऑफ ऑल विलेज, सभी विलेज का राजा सर्व पलिपत्ति। सर्व पलिपत्ति। और हर्षा पीरियड के टाइम पे जो भी आर्काइव्स हुआ करते थे, जो भी लिटरेरी एविडेंस हुआ वो कराते थे, उन्हें बोला जाता नीलो पिट्टू। NILO, नीलो पिट्टू। एक चीज याद रखना, गुप्ता के टाइम पे हमने क्या पढ़ा था कि ऑफिसर्स जो हुआ करते थे उनको कैसे पे किया जाता था? कैश। यहाँ पर उनको थ्रू लैंड असाइनमेंट, मतलब लाइक इक्ता, वो पे करा करते थे। ठीक है, इक्ता की तरह पे किया होता था। एंड इतना और लिख लेना कि देयर इज एब्सेंस ऑफ स्टैंडिंग आर्मी, ही वाज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन देयर हिज फिड्यूसरीज। तो सारी की सारी आर्मी किसके पास थी? फिड्यूसरीज के पास थी। ठीक है, जो भी उसके सामंत होते थे उन पर डिवाइडेड होता था ये। यस, आर्काइव्स, नीलो पिट्टू। सोसाइटी के बारे में अगेन आपको बस सुनना है और इमेजिन करना है। ठीक है, कास्ट सिस्टम फोरफोल्ड था। कौन कौन? ठीक है, उसके बाद ब्राह्मण का काम क्या हुआ करता था? टीचिंग। उनको सोसाइटी में प्रिविलेज मिले हुए थे, साथ साथ उनको लैंड मिली थी, फ्री लैंड मिली थी। क्षत्रियों का काम क्या होता था? वॉरफेयर, रूल करना। वैश्यों का काम ट्रेडिंग करना। शूद्रास का काम हाँ एग्रीकल्चर भी करना। साथ साथ इस टाइम पे शूद्र एग्रीकल्चर करा करते थे। वेन सांग भी ये कह के गया कि जो एग्रीकल्चर है वो मोस्टली कौन करते थे? शूद्रास ही करते थे। ठीक है, वुमेन की जो पोजीशन थी इट वाज नॉट दैट सेटिस्फैक्ट्री। रीमैरिज ऑफ विडोज परमिट होगा कि नहीं परमिट होगा? परमिटेड। आप लोग लॉजिक लगाओ। रीमैरिज ऑफ विडोज परमिटेड होगा कि नॉट परमिटेड होगा? हाँ जी, इधर पे रीमैरिज ऑफ विडोज वाज नॉट परमिटेड। ठीक है, हायर कास्ट में तो बिल्कुल नहीं था। तो यूजुअली रीमैरिज ऑफ विडो नहीं हुआ करता था। प्रैक्टिस ऑफ सती हुआ करता था कि नहीं हुआ करता था? होता था। यस, वेरी गुड। डाउरी होती थी। ठीक है, हुएन सांग ने 3 चीज तरीके मेंशन किए हैं जिसके अंदर आप जब कोई मर जाता है उसका क्रीमेशन कैसे करते हो। ठीक है, दाह संस्कार जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, लाइक एक तो हो गया क्रीमेशन, जलाना। ठीक है, मतलब उसको आपने क्या कर दिया? जला दिया, दहा दिया। मतलब दहाना मतलब होता है जलाना। ठीक है, दाह संस्कार हो गया, उसको जला दिया। दूसरा वाटर बरियल, पानी के अंदर समाधि दी थी जिसे हम जल समाधि बोलते हैं। जैसे आज के टाइम पे भी होता है ये, आप लोगों ने देखा है कभी? जो छोटे बच्चे अगर उनकी क्या बोलते हैं वयस्क अवस्था से पहले उनकी डेथ हो जाती है तो उनको हिंदू कल्चर के हिसाब से या तो दफनाया जाता है या तो गंगा में बहाया जाता है या किसी जल के स्रोत में बहाया जाता है। जहाँ जल का स्रोत नहीं होता वहाँ वो कहीं पर भी खेतों में साइडों में दफना देते हैं, और जहाँ जल का स्रोत होता है वहाँ वाटर बरियल कर देते हैं, पानी में जल समाधि दे देते हैं। ऐसा क्यों करते होंगे? उनका दाह संस्कार क्यों नहीं करते? है आपस से कम एज के थे तो उससे क्या हो गया? कोई पंडित बैठा है यहाँ? है? मेरे को पता करके बताना, मैं आज तक पूछ नहीं पाया किसी पंडित से ऐसा क्यों होता है कि अगर आप वयस्क हो तो दाह संस्कार हो सकता है। इवन आई थिंक वेस्ट में 16-17 साल तो माना जाता है, जब तक 16-17 साल के नहीं होते तब तक तो यही चीजें होती है। नहीं सुना आपने कभी ये? अब ये मुझे भी नहीं पता कितने कितने बच्चे, बट शायद 10-15 साल, 10 साल के बच्चे का भी शायद है। मुंडन तो बचपन में हो जाता है। अच्छा, 5 साल तक। ठीक है,
5 साल का। हाँ मेरी भतीजी थी ना, उसका ये 1.5 साल में हुई थी डेथ। ओके, चलो होगा कुछ, ठीक है। कल्चरल प्रोसेस या कल्चरल प्रोग्रेस, ध्यान रखना कि इनके टाइम पे इन्होंने मेनली बहुत सारी चीजें लिखी है। जैसे हर्षवर्धन खुद एक राइटर हुआ करते थे, और इनकी 3 किताबें हैं, तीनों का नाम लिख लो। रत्नावली, प्रियदर्शी का, नागनंदा। ठीक है, रत्नावली, प्रियदर्शी का, नागनंदा, दीज वर द 3 बुक्स रिटन बाय दी हर्षा। ठीक है, तो हर्षा वॉज हिमसेल्फ अ राइटर। इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को बहुत ज्यादा पैटर्नेज दिया था। साथ साथ इनके जो कोर्ट पोएट थे उन्होंने 2 किताब लिखी है। इनके जो कोर्ट पोएट थे कौन थे? बाणभट्ट। बाणभट्ट ने एक तो क्या लिखी है? हर्षचरित्र लिखी है, और दूसरी कादम्बरी लिखी है। ठीक है, तो हर्षचरित्र एंड कादम्बरी ये दोनों लिखी है इन्होंने। ठीक है, तो हर्षा इतना ही था। अगले जो शुरू होते हैं दैट इज योर वाकाटकास। ठीक है, वाकाटकास बेसिकली किधर होते थे? विद्यांकास में होते थे। पुराण इन्हें विद्याकाश भी बोलते हैं, मतलब जिन्हें हम वाकाटका बोलते हैं पुराण उन्हें विद्याकाश भी बोलते हैं। वाकाटका के जो मैट्रिमोनियल रिलेशन थे वो किसके साथ थे? गुप्ता एम्पायर के साथ थे, तो इसलिए ये इनसे जुड़े हुए थे। ठीक है, इनके फाउंडर याद रखना क्या नाम है उनका? विद्या शक्ति वन, फाउंडर ऑफ वाकाटका। वाकाटका के फाउंडर विद्या शक्ति वन जो थे, ही वाज द फाउंडर ऑफ वाकाटका। क्लियर? इनके टाइम पे आपको कई सारे बुद्धिस्ट केव्स मिलेंगे, वही सारे बुद्धिस्ट वो मिलेंगे, क्या बोल सकते हो आप? चैत्य मिलेंगे। जैसे अजंता केव्स जो थी, याद रखना अजंता केव्स जो मैं आपको बताया भी था, अजंता केव्स कहाँ पर है? यस, अजंता केव्स जो थी वो आपको वाकाटका के दौरान ही ग्रो होती हुई देखने को मिलेगी। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भैया अजंता केव्स के अंदर किन किन धर्मों के बारे में आपको देखने को मिलेगा। कौन कौन से धर्मों का जिक्र है अजंता में? यस, बुद्ध, जैन एंड हिंदू। ठीक है, इसमें आई थिंक एक पद्म पाणी की भी एक मूर्ति है, इसमें आप ध्यान रखना। एक केव में विष्णु भगवान की भी म्यूरल है, मूर्ति बनाई गई है। तो ऐसे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, एक काम कर लेना, होमवर्क समझ के कर लेना कि अजंता केव्स के बारे में अच्छे से, अजंता और एलोरा दोनों के अंदर किस किस के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कितनी गुफाएं हैं, कौन सी गुफा किसको दी गई है, ये पढ़ लेना एटलीस्ट। बारिश हो रही है क्या है? ठीक है, चलो अच्छा। लेटर ऑन ये जो डायनेस्टी थी वाकाटका की, ये डिवाइड हो गई 2 पार्ट में। ठीक है, वेस्टर्न ब्रांच में और ईस्टर्न ब्रांच में। ठीक है, जो वाकाटकास थे वो 2 में डिवाइड हो गए। कौन कौन से पार्ट में? एक वेस्टर्न ब्रांच और एक ईस्टर्न ब्रांच में डिवाइड हो गए। ठीक है, इनका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर हुआ करता था उसका नाम था परवरासेन। ठीक है, प्रवरसेन वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल हुआ करता था रूलर, एंड ही वाज द ओनली वाकाटका हु गॉट द टाइटल ऑफ सम्राट। जिसने कौन सा टाइटल लिया है? सम्राट का टाइटल लिया है। आप लोगों को याद होगा सम्राट, एक रात, ये हमने वैदिक में भी सुना था, वहां से अभी तक चला आ रहा है ये। ठीक है, इन्होंने अश्वमेध युग मतलब अश्वमेध यज्ञ किए हैं बहुत सारे। बस यही आपको ध्यान रखना है। इनकी कैपिटल जस्ट सेकंड मैं बता देता हूँ, परावरापुरा। ठीक है,
एक इम्पॉर्टेंट इसमें रानी का जिक्र होता है जिसे बोला जाता है प्रभावती गुप्ता, ठीक है। और प्रभावती गुप्ता के बारे में लिखा गया है किसमें, एक मारेगांव प्लेट है, मतलब एक मारेगांव में एक इंस्क्रिप्शन है, प्लेट है, उसमें लिखा गया है अबाउट प्रभावती गुप्ता। एंड उसमें प्रभावती गुप्ता को मेंशन किया गया है एज द मदर ऑफ टू किंग, ठीक है, उनको क्या बोला गया एज अ मदर ऑफ टू किंग। सो ये आपको ध्यान रखना है। प्रभावती गुप्ता किसकी थी, मतलब गुप्ता एम्पायर के रूलर की बेटी हुआ करती थी, उनकी शादी वाकाटकाज में हुई थी, ठीक है। तो शी वाज अ प्रिंसेस ऑफ गुप्ता एम्पायर एंड बिलोंग टू अ वेरी गुड फैमिली लीनिएज। तो उसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन का आइडिया था, तो इसलिए वो एज अ रीजेंट उसने काम किया है अपने बेटे की तरफ से, मतलब जल्दी उनके पति की डेथ हो गई थी तो शी बिकम क्वीन रीजेंट, मतलब रानी जो राजा, नया राजा बनने तक कारभार संभालती है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, यस, जिनको लैंड मतलब दी गई थी, जिनके नाम पे लैंड इशू करी गई थी, क्योंकि रानी थी ना तो कर सकती थी, नहीं देते थे। हाँ, गुप्ता ने इसीलिए तो दी थी, गुप्ता एम्पायर ने, क्योंकि उनके घर की बेटी थी, और जब ऐसी चीजें हो जाती है तो फिर थोड़ा तो करा ही जाता है, तो उनको लैंड मिला था, ठीक है। वाका टकास के टैक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो उनको। क्लिपत्ता, KLIPTA, क्लिप्ता, क्लिप्ता वॉज परचेज टैक्स, आप किसी भी चीज को खरीदोगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। हाँ, क्लिप्ता, KLIPTA, क्लिप्ता बोलते हैं इसे, क्लिप्ता, परचेज टैक्स। उपाक्लिप्ता, उपाक्लिप्ता एडिशनल माइनर टैक्स। क्लिप्ता के ऊपर और क्या लग गया, उपाक्लिप्ता। जैसे आजकल होता है ना टैक्स के ऊपर टैक्स को क्या बोलते हैं हम, टैक्स वन टैक्स। इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी अभी आप लोगों ने, छोड़ो फिर, रहने दो रहने दो, पागल हो जाओगे। सेस एंड सरचार्ज बोला जाता है, बस याद रखना कभी अगर काम आए। सेस एंड सरचार्ज, हाँ आज के टाइम पे लगता है। वाका टकाज आपका थोड़ा सा ये वाला रीजन देता, ठीक है। अब इनके बाद कौन आएगा यहाँ पे है, उपाक्लिप्ता वाज एडिशनल माइनर टैक्स। क्लिप्ता जो टैक्स था उसके ऊपर और एक और टैक्स लग गया, उपाक्लिप्ता, मतलब क्लिप्ता के ऊपर एक और क्लिप्ता, टैक्स ऑन टैक्स। इनको हटाने, मतलब ये वाला एम्पायर क्यों डिक्लाइन में आया था, क्योंकि दो लोग थे वहां से इनको प्रेशर बढ़ता जा रहा था, जैसे चालुक्याज एंड कालाचुरीस, चालुक्याज एंड कालाचुरीस, ठीक है, जिन्होंने इन्हें सक्सीड किया था, तो इनसे प्रेशर बढ़ता जा रहा था, इस वजह से इनका डिक्लाइन हो गया। क्लियर, किसी को कोई कंफ्यूजन, हाँ भाई कोई कंफ्यूजन इधर उधर, किसी को भी कोई शंका परेशानी हो अभी तक, वाकाटकास तक तीन पढ़ लिए हमने, ठीक है। एक और ज़्यादा से ज़्यादा खत्म कर सकते हैं हम, जिसे हम बोलेंगे राष्ट्रकूट, ठीक है। राष्ट्रकूट एक बार खत्म हो जाएगा तो आई थिंक एक दो बचेंगे, तो शायद मतलब इसके बाद ज़्यादा वो ना लगे आपको, ठीक है, क्योंकि कल आई थिंक फ्राइडे है, और मैंने बोला ही था कि नोट्स में आपको प्रोवाइड करवा ही दूंगा, ठीक है। तो मैं डॉक भेज दूंगा, अब वो इनके ऊपर है कब तक करवाएं ना करवाएं, नहीं करवा, गलत बात है बहुत। तो मैं काम करूंगा, मैं ही डॉक को पूरा नया फॉर्मेट करके मैं सीधा इंग्लिश कर दूंगा ना, इंग्लिश को सीधा सीधा ट्रांसफर करो, हिंदी करते रहना यार। आप लोग भी इंग्लिश का ले लेना अगर चाहिए तो ना, मैं ग्रुप में भिजवा दूंगा वो डॉक, एक काम करूंगा ग्रुप में डाल दूंगा सीधा, मुझे कॉपी पेस्ट करके डालना ही तो है, कौन सा मुझे कुछ नया करना है, ठीक है, मैं डाल दूंगा आप लोगों को। हाँ जी, नींद आ गई आज, इसीलिए नहीं मैं ऐसे वाले वे में पढ़ाता कि मैं पढ़ाता रहूँ, क्योंकि नींद आ जाती है। बाकी लोगों को कैसे समझाऊं कि भाई जैसे बाकी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं वैसे नहीं पढ़ाया जा सकता हिस्ट्री, नींद आ जाएगी है। और तो मैंने तेरे को देखा, तूने मस्त झपकी मारी है यहाँ पे 10 मिनट की, क्या बात कर रही है, मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैंने मेरी आंखें गलत देख रही थी। हाँ, ये आंख बंद करके जाग रही थी, पता है, लोग आंख खोल के सोते हैं, ये आंख बंद करके जाग रही थी। ऐसा भी होता है क्या कुछ,
हाँ, अगर CDS करना है तो NDA तो आपकी शायद उम्र में, CDS करना है तो बेटा उसमें देख 70 नंबर तो CDS इंग्लिश खींच लो, अगर खींच सको तो 20 नंबर इधर से खींच। वोकैब के लिए ना एक ब्लैक बुक आती है, तो फिर न्यूज़पेपर पढ़, न्यूज़पेपर पढ़, वो बढ़िया है। या मैं एक ग्रुप बताता हूँ तेरे को, व्हाट्सएप, उस पर न्यूज़पेपर भी मिलता है। ये वाला है डेली न्यूज़पेपर वाला। इसमें देखिए न्यूज़ भी आ जाती है और शायद इसमें वो कैब का भी डालते रहता है ज़्यादा, मुझे याद। जीएस में से मतलब कितना, मतलब इतना अगर जैसे यूपीएससी टाइप का करते हैं देख अगर मैं बोलूँ कि यूपीएससी डिफरेंशिएट नहीं करता CDS में से सिविल्स में, कभी कभी पूछ लेता है, कभी कभी कर लेता है, ठीक है। कुछ कुछ साल आपको देखने को मिलेगा कि ये क्वेश्चन कौन सा आ गया, तो सिविल्स में भी इतना टफ नहीं आया। 3 एग्जाम लेता है यूपीएससी साल में, 3 की 5, 5 में से 3 एग्जाम वो टफ लेता है, 2 एग्जाम वो इजी लेता है। अब आपकी किस्मत, वो 2 एग्जाम आपके वाले एग्जाम है कि नहीं। अगर CDS 1 टफ आया है, CAPF सिविल्स टफ आया तो CAPF इजी आएगा। अगर CAPF टफ आया, मतलब CDS टफ आया, सिविल्स हल्का आया, तो CAPF टफ आएगा। वो ऐसे इंटरचेंज करता रहता है। हम भी तुक्के लगा रहे हैं सालों से, तुम भी तुक्के लगाओगे सालों से, ठीक है। यूपीएससी को समझ पाना बहुत मुश्किल है, और जो चीज़ समझ नहीं आती ना, वो करना उतना मुश्किल हो जाता है। एसएससी लोगों ने समझ चुके हैं, इसलिए एसएससी फटाक से लोग कर लेते हैं। यूपीएससी में कुछ ऐसे बच्चे देखने को मिलेंगे जो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लेंगे, बट आप उनसे सिंसियरली पूछोगे, उनको खुद नहीं पता उनका कैसे निकला। हाँ, उन्होंने बेसिक चीज़ें फॉलो करी हैं, ठीक है, आंसर राइटिंग वगैरह सब फॉलो करी हैं, आप भी वो कर सकते हो। बट कभी कभी ऐसा होगा कि आंसर राइटिंग फॉलो करने के बाद भी नहीं निकलेगा। जैसे एक यूपी साइड के एक ऑफिसर बने थे, ठीक है, 2019 के टॉपर थे वो, जुनैद अहमद, एंड ही वाज वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग कैरेक्टर इन माय होल यूपीएससी जर्नी। उनकी कभी इंटरव्यू सुनोगे, सो सॉफ्ट स्पोकन पर्सन की, लाइक जस्ट यू गॉट अमेज कि यार ये बंदा इतना प्यारा कैसे है, मतलब बोलने में। उनका नाम है जुनैद अहमद, एंड ही वाज ऑल इंडिया रैंक 3 एट अ टाइम। और उन्होंने 6 अटेम्प्ट दिए, 6 में से 4 अटेम्प्ट प्री भी क्वालिफाई नहीं किया बंदे ने, नॉट इवन प्री। 5वें अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया, ही बिकेम IRS। 6ठे अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया, ही बिकेम IAS। जब उनसे पूछा गया व्हाट यू डिड डिफरेंट इन दिस पर्टिकुलर अटेम्प्ट, उन्होंने बहुत क्लियरली बोला आई डोंट नो, इवेंचुअली मैंने इससे ज़्यादा अच्छे आंसर पिछले साल लिखे थे, और इस बार तो मैं उतने अच्छे आंसर लिख नहीं पाया क्योंकि मैं सर्विसेज में था, ना उतना प्रिपेयर कर पाया। तो देयर इज समथिंग कॉल्ड लक। यूपीएससी का जो भी बच्चा होगा वो आपको लक फैक्टर बहुत अच्छे से गिना देगा कि भाई देयर इज लक फैक्टर। सेकंड, रिजर्वेशन का फैक्टर। मैम हार्ड वर्क अप्रिशिएटेबल है, अप्रिशिएटेबल है, आई कैन अप्रिशिएट योर हार्ड वर्क, बट यू विल नेवर फील सेटिस्फाइड। मैंने अपनी ज़िंदगी के 16 घंटे भी लगाए हैं, 3 महीने में 16-16 घंटे जागा हूँ, 17 घंटे पढ़े हैं, बट किसी को वो नहीं दिखता। एट द एंड सब ये बोलते हैं कि ऐसे ही कर लिया, तुक्का था। मैंने एक एग्ज़ाम तुक्का हो सकता है भाई, इतने सारे एग्ज़ाम तुक्के नहीं होते। बहुतों ने बोला है, मेरे उसको फ्लूक बोला है कि तुक्के से निकल जाते हैं इसके एग्ज़ाम तो, क्योंकि मैंने कभी प्रिटेंड नहीं होने दिया ना सामने वाले को। मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं दिखाता नहीं था, मैं वो वाला बंदा था कि भाई अगर मैं क्लास में हूँ, मैं प्रेजेंट में जीना पसंद करता था उस समय तक। अब थोड़ा सा सीरियस हो गया हूँ लाइफ को, क्योंकि लाइफ ने बहुत चीज़ें सिखा दी है। उस टाइम के अभिषेक पाल में, उस टाइम के अभिषेक पाल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं खुद बोलता हूँ कि वो वाला ज़्यादा पढ़ाई में अच्छा था, ये वाला जीवन में ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैंने ज़िंदगी सीख ली तो अब मेरे को पता है क्या करना है क्या नहीं करना। वो वाला इमोशनल ज़्यादा था, जुनूनी ज़्यादा था। उसको बोल दो एक बार कि तेरे से नहीं होगा, वो बेटे करके छोड़ेगा। अब वाले को बोल दो तेरे से नहीं होगा, ठीक है, तुम्हारा मानना भी ठीक है, हमारा मानना भी ठीक है, तुम्हें ऐसा लगता है तो ठीक है लगाओ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम कुछ कह रहे। बट जैसे आप बोल रहे हो ना, हार्ड वर्क आपके काम आएगा, बाकी लोग उसे अप्रिशिएट नहीं करेंगे। अदरवाइज यार CDS, एफ कैट, SSC CPU, हाँ SSC CPU मैंने बस मजे में दिया था।
मेरा फाइनल मेरिट का रिजल्ट आना था, मैं घर में बैठे बैठे कंफ्यूज हो रहा था क्या करूँ, और मैंने सीपीओ भर रखा था। मैं सिर्फ इसलिए सीपीओ देने गया कि मुझे घर में नहीं लेटना था, खाली नहीं पढ़ना था, क्योंकि उस समय मैं खाली पड़ा हुआ था घर में, और मैं घर में पढ़े पढ़े मुझे टेंशन हो रही थी, क्योंकि फाइनल मेरिट आने वाली थी, फाइनल पीडीएफ था, उसमें हो जाता तो फिर हो ही जाता, 4 साल की मेहनत सक्सेसफुल हो जाती। मैंने बोला कुछ तो करना है, सीपीओ भरा हुआ था, एडमिट कार्ड आया, दिल्ली जाना है, अगले दिन पेपर है, शाम तक डिसाइडेड नहीं है मेरे को, मेरे जाना है, जाऊँ ना जाऊँ, जाऊँ ना जाऊँ, जाऊँ ना जाऊँ। मम्मी ने बोला इससे बढ़िया भग जाए ऐसे, चल। बैग उठाया निकल गया। सीपीओ के दिन लोग वहां पेपर की बात कर रहे हैं, मैं पता नहीं कौन सी दुनिया में घूम रहा। मैं पेपर से जस्ट पहले बाहर निकल रहा था, कुछ खा पी के आ रहा, बारिश पड़ रही, भयंकर बारिश। मैं बारिश में भीग के मस्त घूम रहा, अंदर गया, 2 बजे की शिफ्ट में पेपर दिया। पेपर देते देते शुरू में 1 घंटा सो गया, क्योंकि वहां पे टाइम मिलता है सीपीओ में ना, आपको जल्दी एंट्री करा लेते हैं। मैं आराम से, मैं एफकेट में भी सो जाता था, सीबीटी वाले टेस्ट में मैं हमेशा सोया, मैं सो गया आराम से, बस सो रखा। एक बार तो एक एयरफोर्स ऑफिसर ने मुझे आके उठाया था, क्या हो गया जवान, सो क्यों रहा है? मैंने सर नींद आ रही है। और एयरफोर्स वाले थोड़ा इंग्लिश में लताड़ते थे, तो बेइज्जती ज्यादा फील होती है भाई, कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आर्म्ड फोर्सेस एंड दिस इज हाउ यू बिहेव। मैंने सर नींद आ रही है, बकचोदी मत करो अभी। फिर सो गया मैंने, देखते तो, पर निकल जाते थे भाई, इसीलिए फिर मैं अब ज्यादा सुनता ही नहीं मैं किसी की। अभी तुम लोगों को उम्मीद होगी, मेरी तो उम्मीद ही खत्म हो चुकी है। मैंने मीन्स में बहुत मेहनत करी थी सीरियसली, उसमें जब 7 नंबर से नहीं हुआ तो मेरे को बड़ा दुख हुआ। मतलब जितने नंबर में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, उससे 20 नंबर कम, 30 नंबर कम में लोगों का सिलेक्शन हुआ है इंटरव्यू के लिए। तो थोड़ा रिजर्वेशन से भी मैं मतलब बौखलाया रहता हूँ। ठीक है, फिर फाइनल मेरिट की जब सीएपीएफ की फाइनल मेरिट की बात थी, तो 4 नंबर से नहीं हुआ था मेरा। अगेन जितने नंबर में बाहर हुआ, उससे 20 नंबर कम में लोग फाइनल मेरिट में सिलेक्ट हुए, तो अगेन बौखलाया रहता हूँ। और उसके बाद तो मैंने जिंदगी का सबसे बुरा काम किया अपनी लाइफ में, और उसके बाद बेड़ा गर्क हो गया मेरा, पूछना मत क्या, समझ जाओगे तुम लोग खुद मैंने क्या किया होगा। है क्या? वो तो मैंने पहले ही कर दिया था। ये देखो ना, ये 14 टाँके आए थे इसमें। मेरे सर बोला करते थे कि इस बार तेरा हो ही जाएगा, जब मेरा फाइनल था, कि लोग पसीना बहाते, तूने बेटा खून भी बहाया। बट वही है ना कि किस्मत, किस्मत की मेरी लकीरें बहुत ही वो है, मतलब मैंने बाद में अपनी उसके चक्कर में ना, पता है, ये सब देख के मैंने लिटरली कुंडली पढ़ना शुरू किया। अब मैं अब ऐसा हूँ, मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ और कुंडली पढ़ के बता सकता हूँ आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। मैंने न्यूमरोलॉजी सीखी, एस्ट्रोलॉजी सीखी, कि मुझे किसी पंडित पे भरोसा नहीं है, सब बोलते थे कि राजयोग है मेरे में, एक्चुअल में है मेरे में राजयोग, बट मेरे में बहुत खतरनाक वाला राजयोग है। मेरे एक हाउस में ऐसे ऐसे प्लैनेट बैठे हैं ना, कंजक्चर करके, कि मेरे वाले राजयोग को बोलते हैं नीच भंग राजयोग। मतलब 2 प्लैनेट नीच के हैं, और जिस प्लैनेट का रूलर है वही प्लैनेट उसमें आके बैठ गया, मतलब जिस प्लैनेट का राजा जुपिटर होता है, उसी प्लैनेट में, उसी हाउस में जुपिटर बैठ गया। इसे बोलते हैं नीच भंग राजयोग। इनको राजयोग मिलता है बट इन द लेटर स्टेज ऑफ लाइफ, आफ्टर 30। मैं तब तक तो अटेम्प्ट खत्म हो जाएंगे यार। तो बहुत सारी चीजें सीखी है मैंने, 2 साल मैंने यही किया। अब सोच रहा हूँ कि कभी मौका मिले तो दोबारा प्रिपरेशन स्टार्ट करूँ, तब से मौका ही नहीं मिल रहा। इसलिए तुम लोगों को बोल रहा हूँ, लाइफ एक ही बार मौका देगी, और बहुत भयंकर मौका देगी। एक ही अटेम्प्ट दे पाओगे, बहुत अच्छे से दे पाओगे। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हो, उससे बेस्ट अटेम्प्ट कोई नहीं होता। द काइंड ऑफ मोटिवेशन, द काइंड ऑफ हार्ड वर्क यू कैन डू इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट, क्योंकि आपको डर नहीं होता। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में इतना अच्छे से प्रिपेयर होके जाना, इतना अच्छे से प्रिपेयर होके जाना। अगर लग रहा है ना कि यार 20 घंटे पढ़ने की जरूरत है, 20 घंटे पढ़ लो बेटा, यू विल नेवर रिग्रेट दैट। मेहनत अगर ज्यादा कर लोगे ना, उसका रिग्रेट नहीं होगा। मेहनत अगर कम करी होगी, लाइफ लॉन्ग यहाँ पे लेके घूमोगे। कर लो मेहनत। मेरा एक बहुत फेमस डायलॉग है, ऋषिकेश में बहुत बच्चों को पता है, देहरादून के मतलब जो आप देहरादून के बच्चे को, मैंने तुम्हें हर चीज का अल्टरनेटिव मिलेगा, सिर्फ मेहनत का कोई अल्टरनेटिव नहीं होता। देयर इज नो अल्टरनेटिव ऑफ हार्ड वर्क।
खाने का अल्टरनेटिव मिलेगा, पहनने का अल्टरनेटिव मिलेगा, जीने का अल्टरनेटिव मिलेगा, इंसानों के अल्टरनेटिव मिलेंगे। हार्डवर्क का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। इट इज अप टू यू। लक, देखो किस्मत तुम्हें भी नहीं पता ना तुम्हारी किस्मत किस ओट बैठेगी। क्या पता मेरी किस्मत उधर सही ना हो, इधर सही हो। मे बी आई एम मैंने अपनी जिंदगी पता छोड़ दी थी 2023 के बाद, ऊपर वाले के भरोसे। मैंने अब जो तुझे सही लगता हो कर भाई। उसके बाद उसने मुझे इस लाइन में डाला, और उसके बाद मेरे को ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज दी है कि अगर मैं करने पे आ जाऊं तो मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ इधर परफॉर्म। मैं कर भी रहा हूँ, मतलब इधर वाली साइड में। मुझे यही लगा था कि यार यूपीएससी नहीं हुआ तो मैं करूंगा क्या लाइफ में। हाँ, ऐसा भी तो कहते हैं कि किस्मत अपने हाथ से बनाते हैं, लकीरें भी अपने हाथ से बदल सकते ऑन सम पेजेस, हैं। नॉट ऑलवेज। वो बोलते हैं ना कि अगर वो सब ऊपर वाला ही करना होता, सब ऊपर वाले ने ही करना होता, जैसे बोलते हैं ना कि हर चीज़ ऊपर वाले की इच्छा से होती है। तो जब अगर सब ऊपर वाले ने ही करना होता है तो वो हमें इच्छा शक्ति क्यों दी, करवा लेता जो करवाना था। वन ऑफ द थिंग ये होगी। दूसरा ये होता है कि कुछ कुछ जगहों पे ना ऊपर वाला बोलता है कि चल तेरी कहानी तो खुद ले, तो वहां पर आपकी अपनी इच्छा होती है कि आप क्या चाहते हो क्या नहीं। मेरा बहुत सिंपल थ्योरी है कि इफ यू आर सिटिंग ऑन अ क्रॉस रोड, मैं इसमें जरूर मानता हूँ कि फाइनल डेस्टिनेशन ऑलवेज विल बी द सेम, नो मैटर वट एवर द वे यू डिसाइड। कभी आपने देखा होगा कि यार ये डिसीजन लेते ये भी गलत होता है, ये डिसीजन लेते ये भी गलत है। आप इन दोनों में से एक चुनते हो और उस डिसीजन पे जाकर रिग्रेट करते हो कि काश मैं दूसरा डिसीजन ले लिया होता। बट इवेंचुअली आपको बताओ, आप दूसरा लेते तो इसके लिए रिग्रेट करते, ये वाला लिया तो उसके लिए। तो रिग्रेट तो लाइफ लॉन्ग करना ही करना है। रिग्रेट इज समथिंग यू कांट अवॉइड। यू विल ऑलवेज हैव रिग्रेट फॉर समथिंग। इंसानों का नेचर है वो, ठीक है। तो कभी ना कभी तो रिग्रेट होगा, किसी ना किसी चीज़ का होगा। बस ये है कि जो आप अपने मेहनत से किस्मत लिखने की बात करो, मेहनत आप कर सकते हो, मैं ये मानता हूँ। मेहनत करके बहुत चीज़ें मिल जाती हैं, और अगर नहीं मिल रही है तो उसको किस्मत के भरोसे है, उसको भगवान की मर्जी समझ के एक्सेप्ट कर लो। यार किस्मत विस्मत वैसे सही कहा था दिव्य कीर्ति सर ने, किस्मत वगैरह, भगवान वगैरह, ये सब कॉन्सेप्ट इंसान ने अपने आप को दिलासा देने के लिए बनाए। जब उसे मेहनत करके कुछ नहीं मिलता तो वो पागल हो जाता है, इतनी मेहनत के बाद क्यों नहीं हुआ। कभी स्टेज में जाओगे तो तब समझोगे मेरी ये बात, कि जब आपने बहुत मेहनत करी हो और जब आपको दिख रहा हो कि आपका सपना वो रखा हुआ, बस एक कदम और है और पालोगे, और वहां से लौटना पड़े, तब आप ये बात समझोगे कि कभी कभी मेहनत करने के बाद जब आपको कुछ नहीं मिलता ना, तो आप खुद को समझा नहीं पाते, क्योंकि आप समझदार ज्यादा हो ना। और जब आप खुद को समझा नहीं पाते तो फिर लोग आपको दिलासा देने के लिए बोलते हैं कि किस्मत। मेरे को भी लोगों ने दिलासा दिया और मैं भी तुम लोगों को दिलासा ही देके जा रहा हूँ कि नहीं होगा तो किस्मत पे छोड़ देना, नहीं होगा तो भगवान की मर्जी मान के एक्सेप्ट कर लेना। बट हाँ, इफ यू बिलीव इन हिम, ये मैं मानता हूँ, अगर आप उसमें बिलीव करोगे, जिस भी कॉस्मिक पावर में आप करते हो, वट एवर गॉड यू प्रीच, बिलीव हिम कंप्लीटली, ब्लाइंडली ट्रस्ट करो, वो जहाँ ले जाता है सही ले जाता है, मैं मानता हूँ। आज के टाइम पे मैं बोल सकता हूँ, शायद 2023 में मैं नहीं बोल सकता, 24 में सॉरी, कि उसने सही किया। आज के टाइम पे बोल सकता हूँ कि अगर वो चीज़ें ना होती तो शायद आज मुझे पता है कि मैं सर्विसेज में जाके भी उतना कुछ अचीव नहीं कर पाता जितना मैं यहाँ कर सकता हूँ। जो अपॉर्चुनिटीज़ मेरे पास है, जिस तरह के लोग मुझे मिले हैं, जिस तरह के पार्टनर्स मेरे पास हैं, कि अगर हम करें तो हम बहुत बड़ा कुछ, मतलब जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था हम वो कर सकते हैं। तो लाइफ कहीं भी ले जाती है, अच्छा ही ले जाती है। वेट करो, बी पेशेंट, पेशेंस रखो हमेशा लाइफ में, ठीक है। चलो बाय बाय, ठीक है, ध्यान रखना, और कल इसको खत्म करेंगे हम, ठीक है। ये वाला ग्रुप, एक काम करो, मेरे को मैसेज कर दो, मैं ग्रुप का लिंक भेज दूंगा तेरे को, ठीक है। नंबर नहीं है, लिख 7579। क्या हो गया, वैसे भी मेरा नंबर तो